हेलो बच्चों, क्या हालचाल बेटा सभी लोगों का। आप सब लोगों की बेटा तैयारी कैसी चल रही है, एक बार सब लोग जरा कमेंट करके बताना। बच्चों अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्स लॉ और गॉस थ्योरम के टॉपिक को कवर किया। ठीक है, आज इसी क्रम में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए और आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसकी तैयारी करें और सारे क्वेश्चंस बेटा तैयार कर लें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। और ये मान के चलो ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए भी, और इसके अलावा अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की फाउंडेशन या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के का कोई भी एग्जाम, तो उसके लिए भी बेटा ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है, और लाइक भी करो और कमेंट करके जरूर बताना कि बेटा आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से सब लोग करें। कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल जानते हो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, और स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का रेशियो क्या है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस अपार्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ये है बेटा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, आर। तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग वैद्युत बल के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद है सभी लोगों को, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया इलेक्ट्रॉनों के बीच, वैद्युत बल, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका फार्मूला होता है, इसको हम लोग लिख दें एफ जी, और इसको बेटा हमने क्या लिख दिया, एफ ई। तो इसका फार्मूला होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर m1m2 क्या है बोलो, m1m2 आर द मासेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, Q1 Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज और m1m2 की जगह इलेक्ट्रॉन का मास। अब अगर हम लोग इनको डिवाइड कर दें, ग्रेविटेशनल अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक उसने कहा है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, एफ ई, और ग्रेविटेशनल क्या है बच्चों, एफ जी। तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2, और अपॉन क्या हो गया 6.67 10⁻, और उसके बाद में m1 m2। अब यहां पर अगर बच्चों हम लोग ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, m1 m2 और Q1 Q2, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एफ ई अपॉन एफ जी अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10⁻⁻43। तो उसने आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आने वाला है, वो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। अच्छा, कभी कदार आपसे ये कह देता है ग्रेविटेशनल अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आपको एफ जी अपॉन एफ ई निकालना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10⁻+43। ठीक है, अगर एफ ई अपॉन एफ जी कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल, तो 10⁻⁻43, और ग्रेविटेशनल अपॉन इलेक्ट्रिक तो 10⁻+43। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है भैया, तैयारी कर लेना सभी लोग, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चांदी का परावैद्युतांक क्या है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सिल्वर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो सभी लोग जानते हो बेटा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको परावैद्युतांक कहते हो, इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, के से। ठीक है, और सिल्वर बच्चों क्या है, सिल्वर इज द मेटल, सिल्वर एक धातु है, सिल्वर इज द मेटल, अर्थात सिल्वर एक धातु है। और सभी लोग जानते हो धातुओं के लिए जो के होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया सभी को, यहां तक पूरी बात समझ में तो आ गई। कमेंट जरूर किया करो, तुम लोग क्लास में कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। चलो आगे की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3,
1 माइक्रोकूलाम और 1 माइक्रोकूलाम के दो चार्ज, दोनों चार्ज 1 माइक्रोकूलाम है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर एयर में रखे हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या है? बेटा देखो ध्यान से समझना, एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलाम और दूसरा भी चार्ज है बच्चों प्लस का 1 माइक्रोकूलाम, और बीच की दूरी क्या है r। क्वेश्चन कह रहा है इनके बीच में लगने वाला फोर्स बताओ। देखो सभी लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, वेक्टर इन नेचर, सदिश राशि है, वैद्युत बल। 1 माइक्रोकूलाम, इस वाले 1 माइक्रोकूलाम पर जो फोर्स लगाएगा, सपोज दैट F1, और ये वाला 1 माइक्रोकूलाम इस वाले 1 माइक्रोकूलाम पर जो फोर्स लगाएगा बच्चों, दिस इज F2। और ये दोनों फोर्सेस हमेशा क्या होते हैं? परिमाण में बराबर होते हैं, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ध्यान से इस बात को देखें तो अगर इन दोनों बलों का रेशियो निकाला जाए F1 अपॉन F2, तो वो तो परिमाण में समान है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। F1 की वैल्यू भी F होगी और F2 की वैल्यू भी F होगी। कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है, आप लिख करके अपना समय बर्बाद करोगे, लेकिन फिर भी हम लिख के आपको दिखा देते हैं। 1 माइक्रोकूलाम 1 इंटू 10 टू दी पावर -6, 1 इंटू 10 टू दी पावर -6, माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदल लेना, और आर स्क्वायर, चूंकि आर की वैल्यू तो उसने दी नहीं है, ठीक है। यही वैल्यू है बच्चों F1 और यही वैल्यू हमारे पास में क्या होगी? F2। ठीक है, तो जितना फोर्स ये वाला 1 माइक्रोकूलाम जो बी पर रखा है वो ए पर रखे हुए चार्ज पर लगाएगा, उतना ही फोर्स ए पर रखा हुआ चार्ज बी पर रखे हुए चार्ज पर अप्लाई करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ध्यान से देखा जाए, एफ से एफ यहां पर क्या हो गया? कैंसिल बच्चों। तो रिजल्ट क्या निकल के आ गया? F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये हमेशा याद रखना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ 1 और 1 है इसलिए आंसर 1 1 आया, ऐसा नहीं है। कोई भी वैल्यू हो, एक चार्ज, कूलाम्स लॉ का बेसिक तुम्हें याद होना चाहिए, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगाता है दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर बच्चों उतना ही फोर्स लगाता है, भले ही आवेशों का मान कुछ भी हो। आइदर ऑफ वैल्यू ऑफ चार्जेस, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 माइक्रोकूलाम के, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, ठीक है। 2 माइक्रोकूलाम के दो चार्ज हैं, इक्वल और अपोजिट, बराबर और विपरीत। बराबर और विपरीत का बच्चों मतलब क्या होता है? एक होता है प्लस का 2 माइक्रोकूलाम और एक होगा माइनस का 2 माइक्रोकूलाम। हो गए बराबर और विपरीत, ठीक। और एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, दिस इज आर। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्ञात करो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? P इज इक्वल टू होता है बच्चों Q इंटू 2L। होता है कि नहीं होता? बताओ, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? Q इंटू 2L। तो बताओ यहां पर Q कितना है? 2 माइक्रोकूलाम, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलाम। और R क्या है बोलो? R की वैल्यू आपको दी है 3 सेंटीमीटर, 3 cm। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये दोनों वैल्यू उठा करके यहां पर रख दो। ये जो R है ना बेटा, यही डाइपोल में 2L होता है। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 2L कहलाती है डाइपोल में। याद है ना सभी को? बस अब आपको वैल्यू रखनी है 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, और ये 2L है 3 इंटू 10 टू दी पावर -2। आपने मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 और -2 -8, और बच्चों यूनिट क्या होगी? कूलाम मीटर। क्या होगी बोलो? कूलाम मीटर। तो आपका सही आंसर क्या आने वाला है? 6 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलाम मीटर। ये जो सी है ना, ये कूलाम है बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन। यदि 1 माइक्रोकूलाम और 5 माइक्रोकूलाम के दो चार्ज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो इनके बीच में लगने वाले बलों का अनुपात क्या हो गया? आ गया वही प्रश्न, सेम वही क्वेश्चन आया कि नहीं आया जो अभी तुमने किया है? एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलाम और एक चार्ज है बच्चों 5 माइक्रोकूलाम। जितना फोर्स 5 वाला 1 पे लगाएगा उतना ही फोर्स 1 वाला 5 पे भी लगाएगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? R। ठीक, ऐसी कंडीशन में फार्मूला बनेगा F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, यानी दोनों आवेश एक दूसरे पर समान बल आरोपित करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो F1 अपॉन F2 का रेशियो, फिर से वैल्यू बच्चों की आ जाएगी 1/1। अभी एक बार आपने क्वेश्चन लगाया है इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो दूसरा सवाल भी तुम्हारे सामने इस प्रकार का आया। क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अच्छी तरह तैयार कर लेना। कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे ढंग से तैयारी करो फिजिक्स की कि आपकी जो प्रिपरेशन है बेटा वो बहुत धुआंधार हो,
और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस आने लगे और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करो, लाइक और शेयर किया करो जो तुम लोग नहीं करते हो, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज है ई, पढ़ो क्वेश्चन को। एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसका चार्ज है ई और उसका मास है एम, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है। क्वेश्चन कह रहा है इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। देखो, अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो कैपिटल ई और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रखा हो जिसका मास है एम और चार्ज है क्यू, तो क्वेश्चन ये कह रहा है फोर्स एक्सीलरेशन बताओ। बताओ वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा, उस पर कितना फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, और इसी को लिखोगे स्मॉल ई कैपिटल ई, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ से F इज इक्वल टू एम ए, दोनों को जब हमने कंपेयर कर दिया बेटा तो एम ए बराबर आया स्मॉल ई कैपिटल ई, और यहां से जब आप एक्सीलरेशन निकालोगे तो A इज इक्वल टू आएगा ई ई अपॉन एम। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अच्छा, ये फार्मूला बेटा न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई न्यूमेरिकल आ जाए आपके पेपर में, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, इलेक्ट्रॉन का मास तो जानते हो 9.1 इंटू 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इस वैल्यू को रख दो, इस फार्मूले में रख करके आप आंसर को निकाल लोगे। खैर, अभी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सभी लोग जानते हो एप्सिलॉन नॉट को ही कहते हो निर्वात की वैद्युशीलता, इसी को बच्चों बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की बच्चों यूनिट क्या होती है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। ये बात सभी को समझ में आई, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर वैल्यू पूछी है तो क्या होती है 8.85, ये पॉइंट है बेटा, है इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट आपके सामने लिखी हुई है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एप्सिलॉन नॉट आप तैयार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन। दो बिंदु आवेशों के बीच अगर F न्यूटन का बल लगता है, अब चार्जेस को K डाइलेक्ट्रिक के मीडियम में रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। बेटा एक चार्ज है ये Q1 और दूसरा चार्ज है ये Q2, दोनों R दूरी पर हैं। जब ये एयर में है तो इनके बीच का फोर्स है F, ठीक है। अब कह रहा है चार्जेस को K डाइलेक्ट्रिक के मीडियम में रख दें। अगर K डाइलेक्ट्रिक का मीडियम यहां भर दोगे, K डाइलेक्ट्रिक, K परावैद्युत का अगर यहां पर आप माध्यम भर दो तो ऐसी कंडीशन में फोर्स होगा Fm, और Fm इज इक्वल टू क्या होगा F अपॉन K। याद है सभी को, पढ़ाया भी था मैंने आपको। जिन बच्चों की पिछली क्लास छूटी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट ना हो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लास आपकी पढ़ी हुई है, आप लोग इलेक्ट्रो की क्लास रिवीजन कर लें, गॉस थ्योरम को भी रिवीजन कर लें, न्यूमेरिकल्स भी लगा लें, और तब आगे इस वाली क्लास को करें तो और भी आपको अच्छे ढंग से सारी बातें समझ में आएंगी बेटा। क्लियर हो गया सभी को, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, F अपॉन K, ठीक है। और आप लोग जानते हो इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वैद्युत बल घट जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस, ठीक है। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में वैद्युत बल का मान कम हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन। दो समान आवेशों Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक चार्ज Q है, तीनों चार्ज बैलेंस कब होंगे अगर Q का मान क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है ये न्यूमेरिकल। एक चार्ज है ये Q और एक चार्ज बच्चों यहां पर है Q, दोनों के बीच में एक हम लोगों ने चार्ज रख दिया, सपोज दैट Q। अच्छा बताओ, अगर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो हम लोगों ने एज्यूम कर ली 2r, तो बेटा यहां से यहां तक की r और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, r होगी, ठीक है। अगर आप यहां से यहां तक r लेट करोगे तो ये r/2 और ये r/2 हो जाएगी, तो मैंने r/2 को ना लेकर के r और r कर दिया है। अब देखो ये चार्ज है पॉजिटिव और ये वाला भी चार्ज पॉजिटिव, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा रिपल्सन F1,
और ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज पर बच्चों फोर्स लगाएगा F। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? लेकिन अब अगर चेक करो कैपिटल क्यू वाले चार्ज को, उसने क्या कहा है? उसने कहा है तीनों चार्ज बैलेंस होने चाहिए, लिखा हुआ है ना, दिस सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी बैलेंस्ड, तीनों बैलेंस होने चाहिए, केवल बीच वाला बैलेंस ना हो। बीच वाला तो बैलेंस हो ही रहा है, ये F1 ये F2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और आपको मैंने क्या पढ़ाया था, दोनों बल अगर विपरीत दिशाओं में है तो संतुलन को बना देंगे। अब इस वाले चार्ज को चेक करो जरा, इस वाले चार्ज पर कौन कौन से चार्ज फोर्स लगाएंगे? एक तो कैपिटल क्यू इस पर फोर्स लगाएगा, दिस इज F1, और एक स्मॉल क्यू भी बेटा इस पर फोर्स लगाएगा, दैट इज F2। बताओ क्या ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है? नो। मैंने आपको क्या सिखाया था पिछली क्लासेस में, अगर कोई चार्ज आपको बैलेंस करना है तो F1 F2 अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए, जबकि यहां पर F1 F2 सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये वाला चार्ज बच्चों बैलेंस नहीं है। जब ये वाला चार्ज बैलेंस नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये वाला चार्ज भी बैलेंस नहीं होगा, सीधी सी बात है कि नहीं? बताओ, इस पे भी दोनों फोर्स इधर ही लगेंगे F1 और F2, तो ये भी तो बैलेंस नहीं है। ये भी बैलेंस नहीं है, केवल ये वाला बैलेंस है। तो हमारा बेटा ये लॉजिक गलत हो गया। उसने कहा है कि ऐसा चार्ज रखो प्लस क्यू, मतलब क्यू बीच में, ऐसा चार्ज आप पुट करें कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। तो अब हम लोगों ने एक काम किया बेटा, ध्यान से समझना, यहां पर ये कैपिटल क्यू, यहां पर भी प्यारे बच्चों ये कैपिटल क्यू, ये तो हम नहीं बदल सकते, जो कि न्यूमेरिकल में ही चार्ज दिए, हम इनको कैसे बदलेंगे? हम लोग बदल सकते हैं बीच वाले चार्ज को, इसको कर दिया माइनस क्यू। अब चेक करो क्या तीनों चार्ज बैलेंस हैं? ये वाला चार्ज माइनस क्यू पे लगाएगा अट्रैक्शन, तो ये F1 हो गया, और ये वाला चार्ज भी माइनस क्यू पे लगाएगा अट्रैक्शन, तो ये F2 हो गया। ये तो बेटा भी बैलेंस है, क्योंकि F1 F2 अपोजिट इन डायरेक्शन आ गए। आगे कि नहीं आगे बताओ? अब मेन बात आई इस वाले चार्ज की, इसको चेक करो, पिछली बार यही गड़बड़ कर रहा था। अच्छा, ये वाला चार्ज Q इस वाले चार्ज Q पर लगा रहा है रिपल्सन, तो ये F1 हो गया, लेकिन ये वाला चार्ज इस वाले Q पे लगा रहा है अट्रैक्शन, तो ये F2 हो गया। अब F1 F2 अपोजिट इन डायरेक्शन हो गए, जो कि पहले नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग बीच वाला चार्ज माइनस क्यू रखेंगे तो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे, तीनों चार्ज बैलेंस होंगे, तीनों आवेश संतुलित होंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छी बात बेटा, वेरी गुड, मन लगा के पढ़ते रहो और एग्जाम को फोड़ के आओ। तो यहां पर ये दूरी थी 2r, और ये r और ये r। चलो अब हल करो, एक बार कैपिटल क्यू के बीच बल निकालो। बीच की दूरी क्या है? 2r, तो बताओ बल क्या है? F1। F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये बात समझ में आई बच्चों? F1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। अच्छी बात है। अब माइनस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच बेटा फोर्स निकालो। ये दूरी r है, देखो डायग्राम में माइनस क्यू से कैपिटल क्यू की दूरी r है, ये देखो r, ठीक। तो इसने इस पे लगाया अट्रैक्शन, तो F2 निकाल लो। F2 इज इक्वल टू आ गया के, आवेशों का परिमाण लिया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इन कूलम्स लॉ। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्विलिब्रियम यानी संतुलन के लिए F1 F2 बराबर होने चाहिए, दोनों को बराबर कर दो। बेटा ये F1 है, देख रहे हो ना, गायब ना हो जाए तुम्हारी आंखों से, ये F2 है, के से के कट गया, तो आया क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, और यहां पर आया प्यारे बच्चों क्यू अपॉन r स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, क्यू ने क्यू को कैंसिल कर दिया, स्मॉल क्यू बराबर आया बच्चों Q/4। अब एक चीज ये बताओ, चार्ज की वैल्यू तो आ गई बेटा, लेकिन चार्ज का नेचर भी तो पता होना चाहिए। तो ये देखो ना, इस वाले डायग्राम में प्लस क्यू रखा था, तब चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा था ये वाला कैपिटल क्यू, लेकिन जैसे इसको माइनस क्यू किया तो सब बैलेंस हो गए। इसका मतलब हम लोग किस आंसर के साथ जाएंगे? इस चार्ज का नेचर होगा बच्चों निगेटिव। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा -Q/4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? बहुत प्यारा सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया सभी लोग इसको तैयार करो, ठीक है, और सभी लोग कमेंट करके बताओ कि सारे न्यूमेरिकल्स बेटा आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में जरा क्लास को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, जितना लाइक और शेयर करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। यूट्यूब जो है ना, वो उन्हीं क्लासेस को या वीडियोस को ज्यादा रिकमेंड करता है जिनको
लाइक मिलते हैं, इसलिए भैया लाइक नहीं कर दो। यहां तक सबको बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन। दो बिंदु आवेशों K1 और K2, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखें, बहुत अच्छी बात है, K1 वाले मीडियम में रखें, उनके बीच लगने वाला फोर्स है F, ये भी अच्छी बात है। अगर माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 हो जाए, वेरी गुड, तो इनके बीच कितना फोर्स होगा, बहुत अच्छी बात है। पहले क्या कह रहा है कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ये K1 मीडियम में रखें, बीच का डिस्टेंस है यार बेटा। फिर कह रहा है दोनों चार्जेस को अब हम लोगों ने एक नए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम में रख दिया, जो है K2 और बीच की दूरी है FDR। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में लगने वाला बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। हाँ चलो अब ये बताओ, पहले इनके बीच में फोर्स क्या था, F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K1 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और उसने F1 को F कहा है तो मैंने भी F लिख दिया। नया फोर्स F2 1/4πε0 K2 और बच्चों Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी बेटा कैंसिल हो जाएगा, केवल आएगा K2 अपॉन K1, है ना। और F1 की वैल्यू क्या दी है F, तो F अपॉन F2 इज इक्वल टू K2 अपॉन K1। बच्चों हम लोगों से F2 पूछा गया है, तो F2 बराबर क्या आएगा बताओ, F2 बराबर आएगा F और K1 अपॉन K2। बताओ भाई, ये पूरी बातचीत सबको समझ में आ गई है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है देख के बताएं सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बोलो भाई क्लियर हो गया। 2 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट इन अ मीडियम, किसी को भी पढ़ने में माध्यम की समस्या नहीं आएगी। बाई लैंग्वेज क्लास को मैं पढ़ाता हूं, बिल्कुल टेंशन ना लो। इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्लास ली जाती है, कॉमन लैंग्वेज में, जिससे हर एक बच्चे को समझ में आए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। दो बिंदु आवेश पहले वायु में है, फिर परावैद्युतांक K वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखें, दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात बताओ। देखो ये भी क्वेश्चन वैसे ही मिलता जुलता है, क्यों भाई, पहले एक चार्ज है Q1 और दूसरा है बच्चों Q2, दोनों एयर में रखे हैं R दूरी पर, क्यों भाई। अच्छा, अब इनके बीच में फोर्स क्या है, F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये तो कूलाम्स लगा क्वेश्चन है, दोनों को डिवाइड करो, F1 अपॉन F2 तो केवल आएगा K/1, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इन बलों का अनुपात बेटा क्या आएगा, द रेशियो ऑफ फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन देम इन बोथ केसेस, दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर है K/1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया। बताओ भाई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छी बात बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। देखो मन लगा के पढ़ोगे तो सारी चीजें अच्छे ढंग से समझ में आएंगी, और अगर आप रिवीजन भी करोगे पिछली क्लासेस का तो और भी बेहतरीन ढंग से बेटा आपको समझ में आएंगी। और रिवीजन करना बंद कर दोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, इसलिए भैया रिवीजन किया करो और चीजों को ध्यान से समझ करके अच्छी तरीके से पढ़ा करो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस q और माइनस q के बीच बल F है। एक चार्ज है प्लस q, एक चार्ज है माइनस q, दोनों के बीच का फोर्स है बेटा F। क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस q और माइनस q के बीच का फोर्स बेटा F है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि आवेश स्थिर हो और उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटे, है ना,
कह रहा है ये वाला चार्ज, एक चार्ज फिक्स कर दो और दूसरा चार्ज कह रहा है पहले वाले चार्ज के चारों ओर इस प्रकार चक्कर काटे, सर्कल में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस प्रकार की प्रक्रिया में वर्क डन क्या होगा, जानते हो? जब इस वाले चार्ज को बीच में फिक्स कर दोगे तो इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, लंबवत बाहर की ओर, ऐसा होगा, ऐसा 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 होगा ना, ठीक? तो इस चार्ज के चारों ओर बराबर दूरी पर जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा, नियत बल लगेगा। और इसके चारों ओर आर दूरी पर या आर डिस्टेंस पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा पृष्ठ बन जाएगा बच्चों इक्यू पोटेंशियल सरफेस, यानी समविभव पृष्ठ, ठीक है? और जब ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा तो जो वर्क डन होगा W, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा डेल्टा के, और इसका फार्मूला होता है बच्चों Q इंटू डेल्टा वी। और चूंकि यहां पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, तो डेल्टा वी क्या है, 0। इस आधार पर जो वर्क डन होगा वो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 0। यहां तक सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान से इसको कर लेना। किसी भी चार्ज को दूसरे चार्ज के यदि चारों ओर बराबर दूरी पर चलाया जाए तो उसका जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ कहलाता है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इसलिए इस वाले चार्ज को इस चार्ज के चारों ओर चलाने पर कोई वर्क डन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इस वाले चार्ज को चलाने पर अगर माइनस क्यू को स्थिर रख करके प्लस क्यू को भी चलाओगे तो भी कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्या यहां तक पूरी बात सभी को समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युत के माध्यम में रख दिया जाए तो यह बल क्या होगा? देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया ना। क्वेश्चन कह रहा है दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है K, ठीक है? अब क्वेश्चन में कह रहा है नया फोर्स बताओ। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में जो फोर्स होता है वो Fm इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन के। सेम वही क्वेश्चन है। देखो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में वैद्युत बल का मान सदैव घट जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी परावैद्युत माध्यम जो होगा उसकी उपस्थिति में अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फोर्स की तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा कम हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चों क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये तो ऐसा दो क्वेश्चन आप पहले लगा भी चुके हो, ठीक उसी प्रकार का ये प्रश्न आपको दिया है ना? ये आपको समझ में भी आ गया होगा, इसमें कोई ताजुब वाली बात नहीं है। अभी मैंने जो आपको बताए हैं सारे कॉन्सेप्ट उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो बल कार्य करता है ऑन ए पॉइंट चार्ज फोर्स एक्टिंग ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड्स। जैसे मान लो ये डाइपोल है, डाइपोल का एक चार्ज होता है माइनस क्यू और एक चार्ज होता है प्लस क्यू, बीच की दूरी क्या है 2l, ठीक है? इसके कारण यहां पर कोई भी अगर एक चार्ज रखा हो कैपिटल Q तो इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? तो बच्चों ये जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दूरी होती है r, ये दूरी क्या होती है, सेंटर से r, डाइपोल के सेंटर से कैपिटल Q की दूरी r होती है। तो जो फोर्स होता है वो होता है बच्चों F प्रोपोर्शनल 1/r³। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया?
अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पढ़ो। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक निम्न में से हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो निम्न में से क्या हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो सकता है। देखो सभी लोग जानते हो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है यानी जो परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक, ठीक, के, ये कभी माइनस में नहीं होता। के की वैल्यू बच्चों कभी भी जीरो नहीं होती। के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव एंड मोर देन वन। केवल एयर को छोड़ करके यानी वायु या निर्वात को छोड़ करके बाकी सभी माध्यमों के लिए के का मान एक से बड़ा होता है। और यहां पर देखो जरा, ये नेगेटिव तो ये गलत है, ये जीरो तो ये गलत है, ये एक से कम इसलिए गलत है। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद है ना, के को क्या बोला जाता है, परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो किसी भी माध्यम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यानी जो परावैद्युतांक है के, ध्यान रखना, वो परावैद्युतांक कभी भी माइनस में नहीं होता। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष पे स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और विभव V है, तो E और V के बीच में क्या रिलेशन होगा, पढ़ो। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल द इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लोकेटेड। अभी बहुत से बच्चों ने पोटेंशियल शायद रिवीजन ना किया हो, वैसे तो आपका पढ़ चुके होंगे आप लोग। जो पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी आगे रिवीजन आपका होगा, परेशान ना हो। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको वैद्युत क्षेत्र कहते हो वो ई होता है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ डाइपोल के सेंटर से आर दूरी पर, जैसे ये डाइपोल है, ये चार्ज है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसके सेंटर से आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट लिया जाए आर दूरी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल 1/r³। और पोटेंशियल क्या होता है, V प्रोपोर्शनल 1/r²। बस ये दो बातें याद रखो। अगर हम लोग इनको डिवाइड कर दे बच्चों तो E/V इज इक्वल टू r²/r³। ये कैंसिल, तो ये आ गया 1/r, है ना। अच्छा यहां पर एक चीज और होती थी 2p/r³ और यहां पर होता था p/r²। पूरा पूरा लिख लो, पूरी पूरी वैल्यू लिख करके हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग यहां पर बात करें E/V, तो बताओ E/V की अगर बात करो तो यहां पर ये आ गया 2p/r³ और इंटू r²/p। p से p कैंसिल, r² से ये कैंसिल, तो E/V कितना आ गया, E/V इज इक्वल टू आ गया, बोलो 2/r। और यहां से हमको निकालना क्या है बच्चों, यहां से 2v इज इक्वल टू ER, और हम लोग को काउंट क्या करना है, करेक्ट रिलेशन। तो बताओ करेक्ट रिलेशन क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2v/r। है कोई आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बोलो भाई समझ में आ गया, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा निकल के, बोलो ऑप्शन नंबर सी। यहां तक पूरी बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई सारी बातचीत समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में रखे दो धनावेशों के बीच परावैद्युत माध्यम रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। इफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस केप्ट इन एयर देन देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन देम, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पॉजिटिव चार्ज जो एयर में रखे हैं, है ना, उनके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए, परावैद्युत भर दें, तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, सभी लोग जानते हो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा कम हो जाता है। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में वैद्युत बल का मान सदैव कम होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेस।
ठीक, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? बताओ भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू, तो यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम। एक हो गया E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, तो यूनिट हो गई वोल्ट पर मीटर। हो गई कि नहीं हो गई? है ना? तो न्यूटन पर कूलाम, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दो यूनिट होती हैं, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? ये तो सेम वही क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलाम एंड वोल्ट पर मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चेक करो, न्यूटन पर कूलाम तो है, वोल्ट पर मीटर भी है, जूल पर कूलाम बेटा नहीं है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू है जूल और क्यू है कूलाम, जूल पर कूलाम। ठीक, समझ में आ गया? तो कौन मात्रक नहीं है बोलो? 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, एक अल्फा पार्टिकल 15 गुणे 10 की घात 4 14 न्यूटन पर कूलाम के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। कैपिटल ई बराबर आ गया 15 गुणे 10 की घात 14 न्यूटन प्रति कूलाम। उस पर लगने वाले फोर्स को बताओ। बताओ फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यों भाई? अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का डबल, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19, और ई की वैल्यू है 15 गुणे 10 की घात 4, 32 गुणे 10 की घात -20 और गुणे 15 इंटू 10 टू दी पावर 4। 15 2 30, 15 3 45, 46 47 48, 480, -20 और 4 माइनस का 16, जीरो हटा दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 48 गुले या 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -14 न्यूटन। कर ले जाओगे? हो गया सभी का यहां तक? न्यूटन है ना, पॉइंट आगे ले आओगे तो ये आंसर कर ले जाओगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का बेटा फार्मूला ना भूलना, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सभी लोग इसको अच्छे ढंग से तैयार जरूर कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएं सभी लोग, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन ये कह रहा है R1 और R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है। कोई दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर बेटा ये है और दूसरा कंडक्टर भी ये है। ठीक है, पहले वाले कंडक्टर की रेडियस है R1 और दूसरे वाले कंडक्टर की रेडियस है R2, और आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है, ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2। इनको कहते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेशों का पृष्ठ घनत्व। इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज क्या है Q2। क्वेश्चन ये कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताओ। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेट कर लो E1 और इस पर लेट कर लो E2, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो बताओ रेशियो क्या बनेगा? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, K तो कांस्टेंट है, हट जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला तैयार कर लेना। ठीक है, इस वाले गोले का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसका E2, दोनों का रेशियो ये आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है। और सिग्मा 1 का फार्मूला क्या होता है बच्चों? Q1 अपॉन A1 और ये Q2 अपॉन A2। A1 को क्या लिखोगे? 4 पाई R1 स्क्वायर, और A2 को क्या लिखोगे? 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बच्चों बताओ यहां से Q1 अपॉन Q2 कितना आया? यहां से Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू निकल के आ गई, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। बस इस वैल्यू को यहां पर रख दो। जब रखोगे तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 की जगह क्या रखोगे? R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, और इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर पहले से चल रहा है, इधर कैंसिल, ये इधर कैंसिल, इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चों क्या आएगा? 1/1। क्लियर? बहुत प्यारा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को यहां तक?
सभी लोग कमेंट करके बताएं। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? सारी चीजें समझ में आ गई अच्छे ढंग से? यहां तक बेटा सारी बात आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छी बात। 23वां सवाल, वैद्युत क्षेत्र ई में पी डाइपोल वाले डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क क्या है? याद है टॉर्क का फार्मूला, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई। टाउ वेक्टर बराबर क्या होता है बोलो? पी क्रॉस ई। और इसी को लिखते हो टाउ बराबर पी साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है बोलो? पी साइन थीटा। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताओ भाई, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई? फार्मूला याद है ना डाइपोल का? भाई कमेंट सब लोग जरूर करो। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करो। और सभी लोग ये बताओ कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, लाइक एंड शेयर आप जरूर करते रहें बेटा। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें से r की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल बी प्रोपोर्शनल टू विच? सभी लोग जानते हो कि अगर हमारे पास कोई नॉन कंडक्टिंग सीट हो, अचालक प्लेट, और उससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। पढ़ाया था ना मैंने? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू r पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवेश की अनंत समतल चादर, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्लियर? आवेश की अनंत समतल चादर, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यहां तक सारी बातचीत समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। देखो अगर कॉन्सेप्ट आपका ध्यान से बेटा पढ़ा होगा, जिन बच्चों का बेटा कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से पढ़ा होगा वो बच्चे आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, और जिनका कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा होगा उन्हीं को दिक्कत आने वाली है। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट तैयार करो, फिर क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे ढंग से बेटा लगाओ। ठीक है? कॉन्सेप्ट जरूर तैयार करो। कॉन्सेप्ट अगर नहीं तैयार होंगे तो आप क्वेश्चन कैसे लगा पाओगे? जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने गॉस थ्योरम में पढ़ा हुआ है, तो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन किधर है? बहुत आसान है, पढ़ाया था मैंने आपको। जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट, उसकी डायरेक्शन होती है बच्चों माइनस क्यू से प्लस क्यू। क्वेश्चन का आंसर है ऋण से धन आवेश की ओर, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा है, घन के एक तल से निकलने वाला फ्लक्स बताओ। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टॉपिक का नाम गॉस की प्रमेय। जैसे आपके पास कोई एक क्यूब है, ठीक, यहां पे चार्ज है क्यू, इसकी साइड है एल। अब बताओ यहां चार्ज रखा है, टोटल साइड कितनी है? टोटल सरफेसेस यानी पृष्ठों की कुल संख्या, टोटल सरफेसेस है 6, है ना? तो एक सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक सतह से जाने वाला फ्लक्स 5 बराबर 5/6, टोटल फ्लक्स का 1/6। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें आपसे कहा जाता टोटल फ्लक्स बताओ तो केवल होता 5 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना? लेकिन उसने कहा एक सतह से जाने वाला फ्लक्स बताओ, तो एक सतह से जाने वाला जो फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स का 1/6 भाग होगा। क्लियर हो गया? एक बंद पृष्ठ के अंदर एन डाइपोल रखे हैं बेटा, एन डाइपोल, कोई भी क्लोज सरफेस हो उसके अंदर इस प्रकार के बहुत सारे डाइपोल रखें, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो एन डाइपोल रखें, एन द्विध्रुव एन डाइपोल। अच्छा बताओ अगर एक डाइपोल रखा होता तो एक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक माइनस एक प्लस, तो इनका समेशन तो 0 आता ना। तो अगर एन डाइपोल रख दोगे तो भी नेट चार्ज 0 आएगा। बताओ ये बात समझ में आई? चाहे आप जितने भी डाइपोल बंद पृष्ठ के अंदर रखो वैद्युत द्विध्रुव, इनका नेट चार्ज तो 0 ही होगा ना।
और गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए फाई का आंसर क्या आएगा, 0। जब सिग्मा क्यू 0 तो फाई 0। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हो गया। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बच्चों क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए। ई की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, और ए की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ये मीटर से मीटर कैंसिल। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया वोल्ट मीटर, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सभी लोग बेटा जल्दी से कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें, जितने लोग क्लास देख रहे हैं कमेंट करें, और ये बताएं कि ये आपको सेशन कैसा लगा। सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करो, है ना। और अच्छे ढंग से सभी लोग तैयारी करो। ये मान लो अगर आपने ये क्वेश्चन लगा लिए तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा, और पेपर के लिए सारे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार मन लगा करके आप लोग अपनी तैयारी को बेटा करते रहें। आगे भी महत्वपूर्ण क्लासेस को लेकर के मैं आपके लिए आता रहूंगा। बस जरूरत इस बात की है कि जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है आप लोग नोट्स बनाएं और उसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करें। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।